लाइट। ये लाइट है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि आपको पढ़नी है लाइट। सोच रहे हो यार अनाउंसमेंट तो डुअल नेचर का हुआ था, तो मेरे भाई डुअल नेचर किसका करना है? लाइट का ही तो करना है, रेडिएशन का ही तो करना है। तो पहले लाइट तो सीख लो क्या होता है। जी हाँ, हम लोग शुरू करने वाले लाइट से। चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगा, डे 8 की वीडियो। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो कैसा एंड वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के पेन उठाना है, कॉपी उठानी है, हेडिंग लगानी है। क्या हेडिंग लगेगी? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है भाई। करते क्या है इसमें? ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग लाइट को। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, यानी रोशनी। रोशनी तुम्हारे पड़ोस वाली रोशनी नहीं, लाइट वाली रोशनी, उजाला, चार बूंदों वाला। एनीवेज, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में क्या करते हो? लाइट को स्टडी करते हो। तो लाइट के बारे में क्या क्या बातें पता है, जरा बकनी शुरू कर दो। मैं जल्दी जल्दी से इनको खत्म करता हूं ताकि इनमें लिखने विखने में समय खराब ना हो हमारा। लाइट लाइट एक नॉन मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। मींस विजन जो है वो लाइट की वजह से है। नॉन मैकेनिकल फॉर्म है, इसका मतलब इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ये बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये आप सुनते आ रहे हो, लेकिन इस बात पर आज एक क्रॉस का साइन भी लग जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि लाइट का होता है डुअल नेचर, डबल नेचर, यानी कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। जब आप पार्टिकल नेचर को स्टडी करते हैं तो उसको रे ऑप्टिक्स बोला जाता है, और जब आप वेव नेचर को स्टडी करते हैं तो उसको वेव ऑप्टिक्स बोला जाता है। क्लास 12 में ये आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने को मिलेगा, और ये पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 10 में, और इन सब के बाद चैप्टर 11 में आपके पास आएगा डुअल नेचर, डबल नेचर, रेडिएशंस का भी और पार्टिकल का भी। वो तो खैर अलग खिचड़ी है, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ आपको ध्यान रखने की लाइट की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। जहां तक फ्री स्पेस की बात करी जाए तो फ्री स्पेस यानी कि जब कोई भी मीडियम नहीं होता तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो एज पर द बुक्स अभी तक फास्टेस्ट है। बुक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि करंट रिसर्च में इससे ज्यादा की स्पीड भी अपने पास अवेलेबल है। एनीवेज, यहां ये फ्री स्पेस में स्पीड है, तो लेट मी टेल यू कि मीडियम टू मीडियम लाइट की स्पीड भी बदल जाती है। जानी ये हवा में अलग स्पीड से चलता है, पानी में अलग स्पीड से चलता है, और ग्लास में अलग स्पीड से चलता है। इतना स्लो तो नहीं चलता। देखो क्या होता है कि एयर में इसकी स्पीड लगभग इतनी ही है, 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में भाई साहब पानी में इसकी स्पीड है 2.25 × 10⁸, और उस तरीके से ग्लास में, कांच में इसकी स्पीड है 2 × 10⁸। साथ ही साथ आपको जान लेना कि लाइट जब किसी भी सरफेस पर पड़ेगी, लाइट जब किसी भी सरफेस पर पड़ेगी, तो ये लाइट पड़ गई, तो लाइट के साथ तीन चीजें हो सकती हैं, तीन वारदात हो सकती हैं। नंबर 1, इसको कोई खा जाएगा। यहां खा जाएगा मतलब यार, खा जाएगा मतलब एब्जॉर्प्शन होगा। नंबर 2, इसको कोई लात मार के भगा देगा, निकल तेरी भैंस कमारे, तो ये जो होगा वापस निकलना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और यदि इसको कोई धक्के देके निकाले तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, रिफ्लेक्शन कोरोना संक्रमण में क्वारंटीन हो गया है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। एब्जॉर्प्शन तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, शुरुआत होगी सीधी रिफ्रैक्शन से। हमारा पहला टॉपिक है तैयार, हेडिंग लगेगी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट अपना रास्ता चेंज कर ले, बेंड हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन कब कब कब? व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। इसी को क्या बोलते हैं बाबा? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अरे मीडियम 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 का मतलब क्या हुआ? मीडियम का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे हवा से पानी में जा रही तो क्या हुआ? मीडियम बदल गया। पानी से ग्लास में जा रही तो क्या हुआ? मीडियम बदल गया। किसी और जगह जा रही, डायमंड में घुस रही, इथाइल अल्कोहल में घुस रही, क्या हो गया? मीडियम हो गया। अब खेल क्या है? खेल ये है कि लाइट की स्पीड अलग होती है अलग अलग मीडियम में। जैसे कुछ देर पहले मैंने लिखा आपको, हवा में अलग स्पीड है, पानी में अलग स्पीड है, ग्लास में अलग स्पीड है। अब ये स्पीड के डिफरेंस के कारण ही लाइट बेंड कर जाती है। जैसे मान के चलिए किसी एक मीडियम से लाइट आ रही है ऐसे, अब वो जानी कैसे चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? जब ये दूसरा मीडियम आ गया तो इस मीडियम में ये वाली स्पीड नहीं मिली, या तो कम मिली या ज्यादा मिली। उसके रेस्पेक्ट में लाइट क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी साहब। क्या कर जाएगी? लाइट बेंड कर जाएगी। या फिर बेंडिंग कुछ इस तरह की भी हो सकती है कि लाइट ऐसे आई हो, कैसे
ऐसे आई हो और ऐसे जाने के बजाय ऐसे बेंड कर गई हो। तो आप देख रहे हैं मैंने दो तरह की बेंडिंग बनाई है। असल में बेंडिंग डिपेंड करती है कि लाइट कहां से कहां जा रही है। सवाल आता है यहां पर एक बड़े इंपॉर्टेंट टर्म का नाम है ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो रेयरर कौन है, जहां पर लाइट की स्पीड फास्टर है, और डेंसर कौन है, जहां पर लाइट की स्पीड स्लोवर है। किसी एक में तेज होगी तो दूसरे में अपने आप स्लो होगी। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड तेज है वो वाला मीडियम रेयरर हो गया, और जिसमें कम है वो वाला मीडियम डेंसर हो गया। तो जैसे मैंने ये जो केस बनाया है आपका, यहाँ ये मीडियम मैंने रेयरर मीडियम बनाया है, और यहाँ पर जो मीडियम बनाया है वो एक डेंसर मीडियम बनाया है, और इधर ये डेंसर मीडियम बनाया है और ये रेयरर मीडियम बनाया। यानी कि मैंने आपके सामने दो केस बनाए हैं, जब लाइट रेयर से डेंसर में ट्रैवल करती है, और दूसरा बनाया जब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल करती है। यहां यदि लाइट की स्पीड v1 है और यहां पर v2 है तो ध्यान दीजिएगा v1 v2 से बड़ा है। यहां पर लाइट की स्पीड यदि v1 है और यहां पर v2 है तो ध्यान दीजिएगा v1 v2 से छोटा है। क्या बात समझ में आ गई? एकदम समझ में आ गई। ध्यान दीजिएगा कि जहां पर लाइट स्ट्राइक करती है उस सरफेस से आप एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप बना सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। माय डियर बच्चा ध्यान रखना है, ये आपकी बनेगी इंसिडेंट रे। यार ये टर्म्स ना वैसे सिखाने की जरूरत है नहीं, तुम्हें पता होने चाहिए, पर मेरे कुछ लाचार कमजोर बालक है जिनके लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा कि ये वाली भैया इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये आप देख सकते हैं रे टू डेंसर में बेंड ऐसे होगी। कैसे होगी? बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। कैसे बेंड होगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, मोटी बात, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। याद करने की ट्रिक है, दिल्ली टू राजस्थान अब नहीं जा सकते, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। तो दिल्ली से राजस्थान अब नहीं जा सकते, यानी कि डेंसर टू रेयर में लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, डेंसर टू राइट में लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। आसान सी ट्रिक है याद करने की। इसी में बाल को एक स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस क्या है मुन्ना? स्पेशल केस है ये कि यदि ये रेयर डेंसर कुछ भी मीडियम बना हुआ है, लेकिन लाइट नॉर्मली गिर जाए, आकर ऐसे गिर जाएगी तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। ध्यान देना, यानी कि बेंडिंग सिर्फ और सिर्फ कब होगी? जब लाइट ओब्लिकली गिरे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड स्ट्राइक्स ओब्लिकली, जब ओब्लिकली गिरेगी तब जाकर रिफ्रैक्शन होगा। ये रिफ्रैक्शन के बेसिक्स मैंने आपके सामने बता दिए हैं। रेयर डेंसर क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाएगी तब कैसे बेंड होगी, डेंसर टू रेयर में जाएगी तब कैसे बेंड होगी, रिफ्रैक्शन इवेंचुअली है क्या, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब बात समाप्त। अब देखो भैया, हर चीज के कुछ कायदे कानून होते हैं। कोरोना काल में भी चल रहा है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो उसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी कुछ कायदे कानून हैं जो इसे फॉलो करने पड़ेंगे। किसको? लाइट को। आओ हेडिंग लगाओ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला कानून ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। जी हां, ये रट्टा मार लो या कैसे भी याद कर लो कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में होती है इंसिडेंट लाइट भी, रिफ्रैक्टेड भी और नॉर्मल भी। प्लेन समझते हो? एक्स वाई, वाई जेड या फिर एक्स जेड। जैसे कि बोर्ड एक प्लेन है, इंसिडेंट इसमें होगी तो रिफ्रैक्टेड भी इसमें ही होगी और नॉर्मल भी इसी में होगा। दूसरा रूल जो कि एक फेमस फिजिसिस्ट स्नेल साहब द्वारा दिया गया है, जिसका नाम स्नेल्स लॉ भी है। इस चैप्टर में मैं इसको पापा फॉर्मूला बोलता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इज द पापा ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। यस आई एम गोइंग टू रिपीट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। एक प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट है μ/1 sin r। μ/1 sin r, म्यू क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नया सा लग रहा है कुछ, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1।
आज की मेरी बची हुई क्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बहुत ज्यादा काम करेगी, तो इसीलिए यहां से हम लोग चर्चा अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ लेके जाएंगे। फिलहाल ये स्नेल्स लॉ बना है आपके सामने, इसको अच्छे से समझ लेना। बड़ा चैप्टर ऑप्टिक्स, जितना अच्छे से फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को समझोगे उतना स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगा पूरे ऑप्टिक्स का। ठीक है, हेडिंग लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट किससे कर रहे हैं? म्यू से। इट इज डिफाइंड एज डेफिनेशन लिखते रहो जल्दी रे, एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सबसे पहले ये जानिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका सिंबल है म्यू, वो किसी मीडियम के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट मीडियम। क्या बताता है मीडियम के बारे में? कि मीडियम कितना डेंसर है, या यूं समझ लीजिए कितना रेयर है, यानी कि डेंसिटी की तरफ इशारा करेगा। साथ ही साथ ये बताएगा अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना रिफ्रैक्शन होने वाला है। ये सारी बातें म्यू की वैल्यू से पता लग जाती हैं। अब म्यू की डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि ये रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई भी एक मीडियम है, उस मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है? C अपॉन में V, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। V क्या होगा? V है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ढूंढ रहे हो, उसमें स्पीड। और C क्या है? C तो फ्री स्पेस वाली है, 3 × 10⁸। जैसे मैंने लिया ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मुझे ग्लास का म्यू निकालना है, तो क्या निकलेगा? 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। अरे कट गया, आंसर कितना आ गया? 1.5। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी भी निकालना हो तो सेम फॉर्मूले से निकालोगे, आ जाएगा 1.33। ऐसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इथाइल अल्कोहल का निकालना है तो वो भी आ जाएगा 1.3। अरे मैं तो भूल गया, चलो गोली मारो। फिर म्यू ऑफ डायमंड निकालना हो तो वो हो जाएगा 2.42। ऐसे काफी सारे म्यू आप निकाल सकते हो, बशर्ते आपको वो स्पीड दी हुई हो। लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी। किस क्या वैल्यू है? एब्सोल्यूट। लेकिन जब रिफ्रैक्शन की बात आती है तो रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक मीडियम हवा ही हो, दो मीडियम होते हैं। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो किसी एक का दूसरे के कंपैरिजन में निकालोगे, जिसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव कौन होता है? किसी से रिश्ता बनाते हो तुम, रिश्ते के हिसाब से पता करते हो तुम कि भैया क्या हिसाब लग रहा है, यहाँ ये मेरा ताऊ लगेगा, ये मेरी मम्मी का भाई है, ये मेरा मामा लगेगा, ये मेरे बाप का बाप है, ये मेरा बाबा लगेगा। इसका मतलब ये किसी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है आपको। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पकड़ना ये बात। ये फॉर्मूला बनेगा V1/V2। समझ लो बस इतनी सी बात। ये फॉर्मूला बनेगा V1/V2। या मान के चलो मैं ऐसे बोलता हूं कि आपको μ12 निकालना है फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में, फॉर्मूला बनेगा V2/V1। हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि सर जी यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी स्पीड नीचे आ जाएगी क्या? हाँ बेटे, उसकी स्पीड नीचे आ जाएगी। अरे यही तो यहां हुआ था, जिसका निकाल रहे थे उसकी स्पीड नीचे आ गई थी, जिसका निकाल रहे थे उसकी स्पीड नीचे आ गई, जिसका निकाल रहे हो उसकी स्पीड नीचे आ गई, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो ऊपर। ये किसके रेस्पेक्ट में? फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में है, यानी कि स्टैंडर्ड है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। अब इससे ये कैसे पता लगेगा कि भैया मीडियम डेंसर है, कि भैया डिफ्रैक्शन कितना हो रहा है? तो देखो म्यू की वैल्यू 1 से जितनी भी ज्यादा हो रही है तो वो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब क्या है? डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जितना भी म्यू आएगा, इन सबका म्यू जो आएगा, जैसे 1.33 है, 2.42 है, तो इसमें आप कह सकते हो कि 2.42, यानी कि डायमंड इससे ज्यादा डेंसर है। बात समझ में आ गई? साथ ही साथ जितना ये डिफरेंस होगा एक से ज्यादा का, उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। जितनी ज्यादा डिफरेंस होगा डेंसिटी में, उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो जितनी ज्यादा होगी म्यू की वैल्यू, उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन। 1 से जितना दूर होगी वैल्यू, उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन। ये ज्यादा बेटर सेंटेंस होगा, क्योंकि 1 से छोटी भी आ सकती है। यहां पर 1 से छोटी आ रही, तो जितनी दूर है उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गई? होपफुली समझ में आ गई। अभी स्नेल्स लॉ में मैंने जो पिक्चर बनाई थी आपके सामने, मैं कहां लिख दूं? मैं यहीं लिखूंगा यार।
मेरा यही लिखने का मन है, बोलो मेरा कोई उखाड़ लेगा कुछ? कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैंने लिखा साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू 1 साइन आर। साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू 1 साइन आर। लेट मी टेल यू, आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि म्यू टू 1 म्यू 1 2 का उल्टा है, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं एक छोटा सा फॉर्मूला और यहां पर बना देता हूं। हालांकि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में आपको देखना होता है क्या, कि म्यू टू 1 को आप म्यू टू अपॉन म्यू 1 भी लिख सकते हो। जिसका दिल करे ये फॉर्मूला चेक कर लेना, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, म्यू टू 1 को मैंने लिख दिया म्यू टू अपॉन म्यू 1 इनटू में ये साइन आर चल ही रहा है और ये बन गया साइन आई। म्यू 1 को उधर ले जाओ, ध्यान से देखना, बनेगा म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। और एक बहुत ही अच्छी इमेज आई है इसकी यहां पर, इमेज यानी कि ये जो फॉर्म है ना स्नेल्स लॉ की, भूलने का नहीं। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। जहां एंगल आई होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में होगा, जहां एंगल आर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में होगा। ये जो बना हुआ है, जब लाइट 1 से 2 में आई है तो 1 से 2 में आई है तो देखो ये आई हुआ तो आई इंटू म्यू 1 और ये आर हुआ आर इंटू म्यू 2। ये क्या बन गया मेरे भाई, स्नेल्स लॉ बन गया। देखो यार ये बहुत बेसिक्स हैं, है ना। मैं मानता हूं वैसे तो कि क्लास 10th में ये तुम्हें आना चाहिए, बट फिर भी 12th की शुरुआत सी हो रही है ऑप्टिक्स की, तो मैं तुम्हें सब चीजें बता के चल रहा हूं। आज की चाहे मेरी वीडियो पूरी बेसिक्स पर चली जाए, बट मुझे बेसिक्स पर टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि मैं एक बड़ी इमारत खड़ी कर सकूं। ये बात तुमने भी अपने दिमाग में ठाननी है, तो यहाँ बने रहो, हर एक चीज सीखते रहो। जैसे मैंने ये भी बोला ना, तो निकाल के देखो कि ये आया नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मेरा ये नहीं बन पाया है, ये कैसे लिख दिया था आपने। अरे पूछोगे कमेंट में, तभी तो वंडरफुल फैबुलस ये सब लिखने से काम नहीं चलेगा। मेन मुद्दे की बात कमेंट्स में लिखो, यही हमारा जरिया इस समय बात करने का। मैं यहां से आगे बढ़ूंगा और कराऊंगा आपको रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पहला डेरिवेशन यहां से लगेगा हमारे रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स में भर भर के डेरिवेशंस हैं, थोड़ा सा डेरिवेशंस पर फोकस करिएगा। हैंडराइटिंग मेरी एक इशू रहेगी वहां डेरिवेशंस के दौरान, बट अगेन किस पर ध्यान देना है, आवाज पर, आवाज पर। भैया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपने स्कूल में अपने में देखी होगी, मैं उसका फ्रंट व्यू बना रहा हूं, यानी कि 2D में बना रहा हूं, बाकी 3D में क्यूबॉइड जैसी होगी, इसके पास एक थिकनेस होती है। अभी ये ग्लास स्लैब है तो ये वाला हिस्सा जो है वो ग्लास हुआ और इसके बाहर जो है वो हवा है, हवा है, हवा ही चल रही है, यानी कि बाहर वाला मीडियम रेयर हो गया, ग्लास जो है इसके मुकाबले डेंसर हो गया और फिर से रेयर हो गया। यदि मैं लाइट यहां से इंसिडेंट करा दूं, ये लाइट मैंने इंसिडेंट करा दी साहब, और यहां जहां पर इंसिडेंस कराई यहां से मैंने एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, ये एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, तो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट को जैसे जाना चाहिए था एक्चुअली वो ऐसे जाएगी नहीं और बेंड हो जाएगी साहब, बेंड हो जाएगी साहब, और ये हो गई बेंड 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 बेंड। अभी यहां फिर से ये एक ऐसी जगह पर आ गई है जहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे बन गए हैं, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो फिर से क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यहां पर मैं कुछ लेबलिंग करूंगा, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये A, ये B, ये C और ये तो कुछ मार्क करने की जरूरत है नहीं, बस इतने में छोड़ देता हूं फिलहाल के लिए। तो अभी यहां पर आप देखो, नहीं दे दो, इसका नाम दे दो यार, नाम दे दो D और इसका भी नाम दे दो E। यहां पर ध्यान से देखो क्या है, AB एक इंसिडेंट रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने मान लिया यहां पर I, और BC एक रिफ्रैक्टेड रे है जिसका मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लिया R1। फिर ये CD एक रिफ्रैक्टेड रे है, साथ ही साथ यहां अंदर ही अंदर एक और एंगल बन रहा है, इसका नाम दे दिया R2। और ये जो लाइट बाहर निकली है ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे है क्योंकि ये बाहर निकली है, तो ये एंगल का नाम दे दिया मैंने एंगल ऑफ E। सबसे पहली बात मुझे क्या करनी है, मुझे यहां पर लगाना है स्नेल्स लॉ। जब AB पर रिफ्रैक्शन हुआ, कहां हुआ, रिफ्रैक्शन एट PQ, सॉरी रिफ्रैक्शन एट PQ, फॉर्मूला क्या लगेगा, μ21 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R। μ21 यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ऐसे μ2 अपॉन μ1 लिख सकता हूं ना, तो वही फॉर्मूला बन गया जो थोड़ी देर पहले सिखाया था, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है, ध्यान दीजिएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो ये बनेगा sin I इज इक्वल टू म्यू sin R। म्यू ही मान लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेता हूं, म्यू मान लेता हूं। तो अभी देखिए यहां पर R की जगह पर R1 आएगा, म्यू का फॉर्मूला बन गया sin I अपॉन sin R।
नोट करके छोड़ दो। रिफ्रैक्शन ले लो एस पे, रिफ्रैक्शन ले लो एस आर पे, कहां ले लो एस आर पे। फिर से लगाओ स्नेल्स फॉर्मूला, इस बार अंदर कौन है म्यू इंटू साइन R2 चल जाएगा, इज इक्वल टू बाहर आ जाओ, म्यू बाहर क्या है 1 है, इंटू में साइन E चल जाएगा। बोलो ये बात समझ में आएगा? यदि ये बात तुम्हें समझ में आई ना हो तो मेरे भाई यहां आना दोबारा, और यहां से समझ के आना मेरे R2 के साथ कौन सा एंगल क्या चलेगा, म्यू चलेगा, और E बाहर है तो बाहर के साथ क्या चलेगा, बाहर का म्यू। बाहर का म्यू कितना था 1, यानी कि मेरे पास म्यू का फॉर्मूला क्या बना, साइन E बाई साइन R2, साइन E बाई साइन R2। अरे दोनों तो म्यू के फॉर्मूले बन गए, तो दोनों को कंपेयर क्यों नहीं करते? कंपेयर करो, साइन I अपॉन साइन R1, R1 ही था ना, बिल्कुल, इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2। अरे R1 R2 तो बराबर होंगे, क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये देखिए ये नॉर्मल है, ये देखिए नॉर्मल है, और ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, तो R1 R2 के बराबर हो गया। एज R1 इज इक्वल टू R2, तो ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा, साइन I इज इक्वल टू साइन E, और आई कैन से I इज इक्वल टू E। जिस एंगल से लाइट घुसेगी उसी एंगल से लाइट निकलेगी। जाको मतलब ये है वो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती हैं। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन ऑफ द टॉपिक, bottom line of the topic, incident ray and emergent ray are parallel। सिर्फ क्या हुआ है, जो रे ऐसे आनी थी, जो ऐसे जानी थी थोड़ी सी शिफ्ट कर गई, जो ऐसे आनी थी थोड़ी सी शिफ्ट कर गई, तो कितना शिफ्ट हुआ, इतना शिफ्ट हुआ। ये देखो ये डार्क कर रहा हूं मैं, ये शिफ्ट हुआ। अगला टॉपिक मेरा यही है कि कितना शिफ्ट हुआ, तो मैं साइड साइड वाला रब करके मिलता हूं आपको, एक मिनट दो मुझे। तो बाबा ये जो शिफ्ट हुआ है, इस शिफ्ट को हम लोग यहां पर बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और आप निकालेंगे उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन लिख लेना कि भैया ये क्या है, दिस इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको x से डिनोट कर ले, क्या चलेगा यार, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसको x से डिनोट कर लिया हमने, यानी कि x ही क्या है, आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे को निकालनी है। अब देखना जरा डेरिवेशन का स्ट्रक्चर देखना, बहुत सारे डेरिवेशन है तो तरीके से सीखना कैसे कैसे होगा। इसे यहां ना मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो देखो ये ट्रायंगल बन गया, बन गया, बन गया। इस पॉइंट का नाम दो यार, इस पॉइंट का नाम दिया F, तो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल BFC। अरे अपने आंखों से, नागिन वाली आंखों से निकाल लो, ये पूरे शेप में से BFC को अलग निकाल लो, बिल्कुल BFC को अलग निकाल लो। यहां देखो ये एंगल कितना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो ये, इसको R मानो आप, क्या मानो R, तो ये भी क्या हो गया, R ही हो गया, ये सब R ही हो गया, क्योंकि ये बराबर ही था। सारा क्यों लिख दिया मैंने, ये हो गया R। देखो अब यदि ये R है और ये सारा I है, तो ये अंदर वाला कितना होना चाहिए, I माइनस R। यार ये मत बोलना नहीं समझ में आया। देखो I ये है, तो ये वर्टिकल अपोजिट पूरा क्या बन गया, I बन गया। रोक के देखो, वीडियो पॉज करके देखो, ये I है तो पूरा I बन गया, I में से R निकल गया तो अंदर कितना बन गया, I माइनस R। मैंने लगा दी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मुझे निकालना है क्या, ये निकालना, ये x निकालना, x निकालने के लिए मैंने क्या लगाया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई। फिलहाल मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्या लगा दूं, मेरे पास हाइपोटेन्यूज मिल सकता है परपेंडिकुलर, तो मैं क्या लगा दूं, साइन थीटा लगा दूं। क्या लगा दूं, साइन थीटा। तो मैंने लगाया साइन I माइनस R इज इक्वल टू P बाई H। P कितना बना x, और H कितना बना BC। अरे वो वाला BC नहीं रहे, नॉर्मल BC। x का फॉर्मूला क्या बना, BC sin I माइनस R। अरे ये तो निकल गया, अरे कुतरे BC से थोड़ी काम चलेगा, BC निकालो। क्या करो, BC निकालो। BC निकालने के लिए ये नॉर्मल से एक ट्रायंगल बन गया, ये बात, ये देखो फिर से एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट स्लैब की थिकनेस है, ये पॉइंट क्या है, स्लैब की थिकनेस है। फिर से इधर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, इसको BC को निकालने के लिए मैंने इस पर ले लिया साइन की कॉस, साइन की कॉस, साइन की कॉस। ये हाइपोटेन्यूज था, ये बेस था, तो मैंने लिया कॉस, मैंने लिया कॉस, इधर लिया अपने कॉस। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, इसका भी नाम दे दो G, दे दो G, BGC। ट्रायंगल का नाम BGC। ढूंढ लाओ रे, ढूंढ लाओ, BGC में लगाया मैंने, क्या BGC में लगाया cos R। क्या लगाया, cos R। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना बना T, बेस कितना बना T, हाइपोटेन्यूज कितना बना BC का फॉर्मूला क्या बन गया है, BC का फॉर्मूला बोल के चलो, T अपॉन cos R। ये BC यहां बढ़ा दो, ये BC यहां बढ़ा दो, x इक्वल टू बन जाएगा T अपॉन cos R इनटू sin I माइनस R।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फॉर्मूला 2 नंबर तक आ जाए तो ये बना के छोड़ देना। फॉर्मूला इसके बाद भी बना सकते हो, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई डोंट कंसीडर दिस एज मच इंपॉर्टेंट इस साल के लिए एटलीस्ट, तो आप यहां पर छोड़ सकते हो। आपका दिल करे इसके बाद आगे आगे फालतू फालतू लिखने का, तो क्या करना मेरे भाई, cos r अंदर बिठाना, ठीक है, फिर साइन में लगाना sin a माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना, मैथमेटिकली आप पहुंच जाओगे। इसमें खास बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, एक्स मैक्स जो हो सकती है वो टी ही हो सकती है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात भी होती है समाप्त। अब मैं देखूंगा कि रिफ्रैक्शन मेरे चारों तरफ कहीं किस किस तरह के कारनामे कर रहा है। कभी मुझे पानी की गहराई नहीं पता लगती, कभी मुझे तारों की ऊंचाई नहीं पता लगती, और कभी कभी तो मुझे सनराइज होने से पहले दिख जाता है, सनसेट होने के बाद भी दिखता रहता है। अरे ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, कैसे, आओ देखेंगे। बच्चों हेडिंग लगी हुई है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे चारों तरफ इसके कारनामे देख रहे हैं। पहला कारनामा मैं सीधा दिखा रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। गाइस आज की पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई मैं मानता हूं तो मैं इस टॉपिक को मानता हूं। आई एम प्रेटी श्योर कि यहां से आपका क्वेश्चन इस साल के पेपर में आ जाए, तो ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। क्या होता है कि पानी में आपको एक्चुअल डेप्थ पता नहीं लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं पानी के इस कंटेनर में पानी भर के यहां बिल्कुल एंड पर एक पॉइंट मान लूं ओ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया ओ, तो एक्चुअली जब इसको बाहर से देखेंगे तो यहां दिखाई देगा नहीं, ऊपर दिखाई देगा रिफ्रैक्शन के कारण। काहे, कैसे, आओ देखो। यहां से एक रे मैं भेजता हूं, आय हाय हाय, ये गई और सीधे निकल गई, टक 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 टक, क्योंकि कोई बेंडिंग नहीं होगी जब लाइट नॉर्मली गिरेगी। तो अभी लाइट यहां पर पड़ी, और जब लाइट यहां पर पड़ती है तो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, जिसके कारण वो बेंड कर जाती है, वो बेंड कर जाती है, हाय हाय, बेंड कर गई, बेंड कर गई, बेंड कर गई। अभी जब ऑब्जर्वर यहां से देख रहा होगा, ये मैंने बना दी ऑब्जर्वर की मां की आंख, हाँ मां की आंख, मां की आंख जब बना दी तो मां की आंख तक ये दोनों रेस पहुंच रही हैं, और मां की आंख को क्या लगेगा, रेस कहां से आ रही है, 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 रेस यहां से कहीं से आ रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज दिखाई देगी हमें यहां। तो ऑब्जेक्ट हमें शिफ्टेड दिखाई देगा, उसकी एक्चुअल पोजीशन पर दिखेगा ही नहीं। उसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये थी, यदि इस पानी की डेप्थ मानो तो रियल डेप्थ तो ये थी, लेकिन मुझे कितना दिखेगा, मुझे तो केवल इतना ही दिखेगा। इसको बोलेंगे अपैरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे, अपैरेंट। और जितना उठ गया उसको बोलोगे नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मली कितना उठ गया है। आओ कुछ फॉर्मूले, कुछ डेरिवेशन, इन सबको भी देख लेते हैं। डेरिवेशन के बिना तो ऑप्टिक्स में कुछ होगा ही नहीं भाई। आओ सबसे पहले आपने क्या करना है, लेबलिंग करनी है डायग्राम में। ये पॉइंट हो गया, ये आई हो गया, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यदि ये हुआ आई तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी हो गया आई, बोलो हाँ कि ना, एकदम बात समझ में आई। ये है आर तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी हो गया आर, बोलो हाँ कि ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो देखो नॉर्मल था ही था, तो ये 90 है ही है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर, मैंने सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल लिया। ट्राइंगल का नाम है, ध्यान से देखना, AOB। ट्राइंगल का नाम है AOB, AOB। इसमें आई मेरे सामने, साइन आई निकालता हूं बिना किसी देरी के। साइन आई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि बनेगा AB अपॉन OB, AB अपॉन OB, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो AIB। यार हाथ पेन ना चलाते रहना अपनी कॉपी में, रजाई में ऐसे हाथ देके जेब में हाथ डाल के मत देखना वीडियो, पेन निकाल के रखो। साइन आर, साइन आर, साइन आर क्या बनेगा, अगेन इसमें देखो AB अपॉन IB बन गया। और मेरे को क्या चाहिए, अरे बाहर हवा मान लो, बाहर हवा मान लो, तो स्नेल्स लॉ लगाना है मुझे। यहाँ पर म्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, म्यू। तो देखो अंदर कौन था, आई था, तो म्यू साइन आई, और बाहर कौन थी, हवा थी, इनटू में क्या लिया, साइन आर। ठीक है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन आर अपॉन साइन आई। इस केस में साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर कितना है, AB अपॉन IB, और साइन आई कितना है, AB अपॉन OB। और AB से AB, अरे कट गया रे, AB से AB कट गया। म्यू का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे भाई, OB अपॉन IB, OB अपॉन IB। अब एक बात सोचो, ये जो रेज ऐसे फैलती जा रही हैं, ये चौड़ी सी खुलती जा रही है, ये तुम्हारी इतनी पतली सी आंख में घुसेंगी क्या? अरे रेस क्या होनी चाहिए, इतनी फैलेंगी तुम तक पहुंचेगी तो तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे? जब तक रेस तुम तक पहुंचेगी नहीं तब तक तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। तो क्या होना चाहिए, एक्चुअल में बी ए के बहुत पास होना चाहिए, एक्चुअल में भी ए के बहुत पास होना चाहिए, ताकि ये रेस ज्यादा ना फैले, बस आंख के साइज तक का काम करे।
इसका मतलब मैं यहां लिखता हूं इन रियल लाइफ B मस्ट बी वेरी क्लोज टू A, B को A के बहुत पास होना चाहिए। तो फिर AO यदि यहीं आ गया B, AO BO के बराबर हो जाएगा, जी हां। AI BI के बराबर आ जाएगा, जी हां। तो डालो ना यहां पर, देरी क्या है, OB की जगह पर डाल दिया हमने AO और IB की जगह पर डाल दिया हमने AI। अरे इस फॉर्मूले में तो देखो AO क्या है, रियल डेप्थ और AI क्या है, AI अपैरेंट डेप्थ। फॉर्मूला ध्यान लो, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता हो तो तुम्हें यह पता लग जाएगा तुम्हें कितनी ऊपर दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट असली हाइट के मुकाबले। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहीं से मुझे नॉर्मल शिफ्ट भी निकालना है, कितना उठा मुझे ये देखना है, कितना उठा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। अरे भाई, जो असली था उसमें से नकली घटा दो तो जो बदलाव था वो निकल के आ जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट को डी से डिनोट करो, डी से। रियल डेप्थ को टी से डिनोट करो, टी से। तो अपैरेंट डेप्थ क्या बनेगी, देखना जरा यहां से। अपैरेंट डेप्थ बनेगी रियल डेप्थ अपॉन म्यू, यानी कि टी अपॉन म्यू। इसमें से टी कॉमन निकालो, क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। क्या बात समझ में आ गई? ये किसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, नॉर्मल शिफ्ट का। किसका फॉर्मूला बना ये, नॉर्मल शिफ्ट का। क्या ये बात समझ में आ जाती है यहां पर? इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आई गेस कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इस पर ही क्वेश्चन बनता है पेपर में, पेपर में क्वेश्चन बनता है यहीं से, नॉर्मल शिफ्ट का। मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कैसा क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में लॉक कर लो। आज बड़ा सवाल ये है कि सर यदि पानी की बजाय इसमें कुछ और भी होता, कोई और मीडियम भी भरा होता यहीं पर, पानी के अलावा कुछ और भी भर दिया मैंने, येलो, ये इतने में कांच है, ग्लास है, तो सर ग्लास का म्यू अलग है तो उसके लिए नॉर्मल शिफ्ट अलग होगा, मैं कहूंगा हाँ। और सर ग्लास और पानी दोनों डाल रखे हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड मीडिया की। किसकी बात कर रहा हूं, कंपाउंड मीडिया की। जब मीडिया ज्यादा हो, एक से ज्यादा मीडियम होंगे, तब आपको जितने भी डी मिले सबसे अलग अलग सबको जोड़ देना, सिंपल सिंपल जोड़ देना, टोटल डी बन जाएगा। टोटल नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए सारे नॉर्मल शिफ्ट को जोड़ देना। तो D1 T1 into 1 minus 1 upon mu1, D2 T2 into 1 minus 1 upon mu2, D3 T3 into 1 minus 1 upon mu3, सबको सीधा सीधा जोड़ देना। क्वेश्चन इसका लाइव सेशन में जरूर कराऊंगा मैं। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, और लास्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आ जाता हूं रिफ्रैक्शन की, जो हमने क्लास 12th के सिलेबस में करनी है, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये हमने बनाई धरती माता। धरती माता पे खड़ा हो ये आदमी, जाके लियो, जब सन यहां हो तो लाइट पहुंचती ना, मतलब कि ये कह दे कि या तो सनराइज ना हुआ या सनसेट हो। वो फिलहाल ये सनराइज वाला सीन समझ लो आप कि सनराइज नहीं हुआ है अभी। तो भी लाइट की रेस क्या होती है एक्चुअली, जब अर्थ तक आएंगी तो एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करते हुए आएंगी। एटमॉस्फेयर में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सन के ज्यादा नजदीक है तो वो हॉट एयर होती है, जबकि जो ग्राउंड के पास वाला हिस्सा है वो दूर है तो वो कोल्ड एयर बन जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर लाइट की स्पीड तेज होगी, तो ये ऊपर रेयरर मीडियम होता है और नीचे डेंसर, यानी कि लगातार जैसे आप नीचे आओगे तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो सन की रेज हम तक एक्चुअली सीधे ना आके बेंड करते हुए आती हैं। तो जब सन की रेज हम तक यहां तक पहुंचती हैं तो कुछ ऐसे पहुंचती हैं, तो हमें ये सन दिख जाता है, जो एक्चुअली यदि सीधी सीधी रेज जाती तो दिखना नहीं चाहिए था। लेकिन लाइट बेंड कर गई तो हम तक रेज पहुंच गई, हम तक रेज पहुंच गई तो हमें दिख जाएगा। और ये सब 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखने लगता है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, और सनसेट होने के बाद भी दिखता रहता है। जब छिप गया, जो रेज हम तक नहीं पहुंचनी थी वो बेंडिंग के कारण पहुंच गई और हमें सन दिख गया। तो 2 मिनट यहां फालतू के मिल गए, 2 मिनट यहां फालतू के मिल गए, 4 मिनट में घंटा को चुकाट लिया तुमने। 4 मिनट बहुत काम के होते हैं। मेरी वीडियो का 1/10 4 मिनट ही है, उसमें एक टॉपिक खत्म हो जाता है। खैर, आज का ये टॉपिक और डे 8 रे ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई है। यहाँ लंबा चलेगा चैप्टर, करीब 4-5 दिन हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे।
आज की क्लास से अपने आप को और मजबूत और सशक्त करिएगा कि आने वाली वीडियोस को मैं और ध्यान से देखने वाला हूं। रे ऑप्टिक्स स्कोरिंग है, पूरा जो ऑप्टिक्स वाला यूनिट है वो भैया 18 मार्क्स का आता है, अकेला पास कराने का दम रखता है, ठीक है। तो तमीज से पढ़ना, ये मैं ये रोशनी आप तक पहुंचा के जा रहा हूं ताकि आप अगले आने वाले जीवन में जगमगाते रहें, चमकते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मनीष त्यागी आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।